इसे करके देखिए, मैं आपको बोलता हूं कि सबसे फास्ट रिजल्ट आए हैं पिछले 2 साल में मुझे इसके। खुद ही क्यों पूरा हार्ड वर्क करना है, यूनिवर्स को करने दो ना थोड़ा काम। और हमारा ही अंश है, हम परमात्मा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, इस यूनिवर्स के बच्चे हैं। अगर आपके पास पैसा कम आ रहा है तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप देना नहीं जानते, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें लेने से प्रॉब्लम है। आई डिजर्व to be super rich. And I'm here to make people rich. I'm here to receive effortlessly. And I'm here to give endlessly. अभी ना एक हफ्ते पहले एक वीडियो बहुत वायरल हो गई, 3-4 मिलियन लोगों ने देख लिया उसको। Wow. और अलग तरह के कमेंट आ रहे हैं उस पर। मैंने उसमें क्या बोला था, मैंने उसमें बोला था कि मैं ना अपनी बेटी के सामने बहुत कॉन्शियस रहता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। पैसे की अवेयरनेस, पैसा कहाँ बच सकता है, पैसे कैसे इन्वेस्ट हो सकते हैं, शेयर मार्केट क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, एटलीस्ट पता करें या ना करें, हम बात की बात है। बिल्कुल सही। हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ ऐसे शख्स हैं जो कि पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं और इनकी बहुत ही प्यारी किताब है द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, भूपेंद्र सिंह राठौर जी, जिनको आप कोच BSR के नाम से भी जानते हैं। सर, आपका बहुत अमित जी, थैंक यू सो मच। सेकंड पॉडकास्ट में आपसे मिलके बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कितनी सारी बातें जो हमने बिना किताब के रेफरेंस में भी कर ली हैं। और आपका प्रोग्राम भी अभी चल रहा है ये जी, और इसके ऊपर किताब है। मैं हमेशा से ये थॉट था कि मैं इस किताब के ऊपर इन डेप्थ डिस्कशन आपके साथ करूंगा जरूर, कि आपका क्या पर्पस था, आपने क्या किस सोच के साथ इस किताब को लिखा, क्योंकि इसका नाम मुझे बहुत इंप्रेस करता है। इसकी मेरी जो पहली किताब थी सेल्फ इंप्रूवमेंट की, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग थी। करेक्ट। तो जब मैंने इस किताब का नाम देखा द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, तो मैंने सबसे पहले मेरे माइंड में आया कि अगर मैं कोई किताब लिखता और ये नाम अवेलेबल होता तो मैं अपनी किताब को यही नाम देता। तो ये कैसे आपके माइंड में आया? ऐसे ही बैठे थे अमित जी, और कोविड चल रहा था, तो उस समय सोचा कि हम जनता के लिए क्या कर सकते हैं। तो सोचा कि एक फुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा सिखाता हूँ लोगों को, तो आप भी उसके ऊपर बहुत अच्छी बात करते हैं। तो मैंने कहा वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, पूरा फ्री सिखा देते हैं लोगों को। तो 28 डेज का एक वर्कशॉप लॉन्च कर दिया। अब उस वर्कशॉप का नाम क्या रखें, बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई। तो हम लोगों ने अपना एक मिशन रखा कि लेट्स मेक इंडिया थिंक रिच। दो रीजन से वो नाम रखा कि क्या मिशन हो, मतलब सोशल मिशन बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वो जेन्युइन लगेगा क्या, क्योंकि हम दिन रात वो काम कर नहीं रहे हैं। हम लोग तो लोगों की थिंकिंग को बढ़ा रहे हैं। मैंने कहा बिग थिंकिंग, कई बार है ना आदमी थोड़ी देर बड़ा सोचता है फिर वापस नीचे आ जाता है। मैंने कहा क्यों ना उसके डीन्स में रिचनेस डाल दिया जाए। तो रिच वो वर्ड उसको ट्रिगर करता जाए और थिंकिंग रिच। फिर हमने थिंक रिच इंडिया कंपनी बना दी, थिंक रिच मिशन बना दिया। तो फिर इस प्रोग्राम का नाम भी हमने कर दिया द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। जब ये प्रोग्राम के एक सीजन हुआ, इतने सारे लोग जुड़े हमारे साथ और इतनी दुआएं मिली, इतने लोगों की ब्लेसिंग्स मिली। 28 दिन का फुल डिटेल्ड 1.5 घंटे का कंटेंट जब लोगों के पास जाने लगा, तो ये तो प्रीमियम कंटेंट था, क्योंकि हम भी पहले थोड़ा फ्री सिखाते थे, फिर पेड में आ जाता था आदमी। हमने पूरा फ्री दिया। तो जो मान लीजिए पहले सेशन में ही 20,000 लोग जुड़े लाइव और 2-2.5 लाख लोगों ने, व्यूअर्स ने उसको देखा। और उनमें से जो लास्ट तक 28वें दिन भी कंटिन्यू जुड़े रहे, वो करीब 75,000 लोग उसकी रिकॉर्डिंग और सब कुछ देख रहे थे। तो मतलब इतना बड़ा वो किक मिला मुझे। 3 सीजन हुए और तीनों सुपर हिट। मतलब सुपर हिट का मतलब लोग कह रहे हैं मैं बीमारी ठीक हो रही है, मैं वेंटिलेटर से बाहर आ रहा हूँ। कोई कह रहा है सर मेरा तो पिछले 10 साल से मैं बेड रिडन था, डॉक्टर्स ने मना कर दिया था ठीक होने। मतलब ऐसे कई एग्जाम्पल्स हमें आए। तो हमने कहा, किसी ने कहा कि ये नाम तो तुम्हारा बहुत ज़बरदस्त है, ये बहुत चल रहा है, इसके ऊपर एक किताब लिख दो। तो एक सजेशन दिया किसी ने। तो जैसे ही उन्होंने सजेशन दिया तो हमने कहा चलो लेट्स मेक अ बुक अराउंड इट, क्योंकि प्रोग्राम है तो ये बुक भी सेल होगी और ये नाम एक तरह से पेटेंटेड हो जाएगा, ये नाम एक तरह से कॉपीराइटेड हो जाएगा। एंड रियली वी लव्ड द फीलिंग ऑफ दिस नेम, तो इसीलिए फिर ये नाम रख दिया। अमेजिंग, इसके पीछे की स्टोरी बहुत अच्छी है। ग्रेट। एक्सीडेंटली हुआ, मतलब कोई ऐसा वो नहीं था कि प्लान्ड नहीं था ये। ओके। तो जो इस किताब में, जैसे मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ जी, और
अगर मैं बात करूं कि ऑन अट्रैक्टिंग मनी या मैनिफेस्टेशन, मनी से रिलेटेड स्पेसिफिक ऐसी बहुत सारी किताबें हैं नहीं। करेक्ट। ठीक है, मुझे याद है, आई थिंक जोसेफ मर्फी की एक किताब है हाउ टू अट्रैक्ट मनी, ऐसे यही नाम से एक किताब है, और वो भी आई थिंक बहुत छोटी किताब है, आई थिंक 100 पेजेस की बुक है। उसके बाद जब मैंने आपकी इस किताब को समझा तो मुझे बहुत सारी और भी डिटेल मिली, ना कि एक इंसान सिर्फ पैसों में इम्प्रूवमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि वो प्राइम कोर है उसका, लेकिन क्योंकि वो प्राइम कोर है उसका, लेकिन बाकी एरियाज ऑफ लाइफ में भी बहुत इंप्रूव करेगा। ट्रू। ठीक है, तो आपकी जो ये किताब है, ये इसके की प्रिंसिपल्स आपने क्या क्या डिफाइन किए हैं इसके अंदर, जो प्राइम एलिमेंट है जो कवर करती है किताब? देखिए, इट इज़ मैजिकली अराउंड थिंकिंग। तो इसमें मैंने एक स्टोरी शेयर की है कि मैं कैसे करोड़पति बना। अच्छा, ओके। तो हुआ यूं कि 2012 में मुझे एक कोच मिले और उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम अंग्रेजी सिखाते हो, 3,500 रुपये चार्ज करते हो, तुम इसको बंद करो, 3.5 लाख का प्रोडक्ट लॉन्च करो। मैंने कहा 3.5 लाख का प्रोडक्ट मुझे कौन सुनने का 3.5 लाख कौन देगा? अरे भाई, मैं कोई शिव खेड़ा थोड़ी हूँ, मैं कोई एंथनी रॉबिन्स थोड़ी हूँ। वे बैक इन 2012 हम कुछ भी नहीं थे, मतलब 4 लोग हमें सुनने के लिए नहीं आते थे, न ये यूट्यूब वगैरह था, न फेसबुक वगैरह था, न इंस्टाग्राम था, तो करें क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें करना होगा, इसको इमीडिएट बंद करो। और वहाँ से आ रहे थे 3 लाख रुपए महीना, जिसमें से सैलरी वैलरी काट के भी करीब 50,000 से 1 लाख बच जाता था। मैंने कहा सर, मेरी घर पहले ही तो मैं नौकरी छोड़ के आया हूँ और 2 साल बाद बड़ी मुश्किल से इसको सेट किया, अब आप इसको कह रहे हैं उसको भी बंद करके 3.5 लाख का प्रोडक्ट। उन्होंने मुझे 16 किताबें ला के दी, 16 नहीं 26 किताबें। उन्होंने नाम बताया, बोले अभी बैठ, अभी ऑर्डर कर। और मैंने अमेजन से ऑर्डर की। एंड आई ऑलवेज फील दैट आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट। एक बार मैं मतलब किसी टीचर को फॉलो करता हूँ तो या तो मैं दिल से फॉलो करता हूँ, नहीं तो मैं एक बार में छोड़ देता हूँ। तो जब मैंने फॉलो करना शुरू किया तो मैंने पूरी 26 किताबें पढ़ी। 26 की 26 किताबें पढ़ के मैं बिजनेसमैन से मिलने जाता और बिजनेसमैन के पास मिलता। हम 50,000 रुपए कमा रहे हैं और हम कहते हम बिजनेस कोच है। अब बिजनेस कोच, मतलब मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ, फेक इट टिल यू मेक इट। जो आपको बनना है, क्योंकि परफेक्ट बनने का वेट नहीं करना है। तो मैं 50,000 कमा रहा था, मेरा बिजनेस स्ट्रगल कर रहा था, आई वॉज नॉट रियली एबल टू डू मच, लेकिन मैं बिजनेसमैन के सामने जाके इस कॉन्फिडेंस से बैठने लग गया कि मैं तुम्हारे बिजनेस को ठीक कर सकता हूँ। और वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? वो 26 किताबें पढ़ के आया। उसके बाद दूसरी चीज़ ये हुई कि उन बिजनेसमैन से मिलता, वो रोते रहते काफ़ी। सर 2 करोड़ का लोन है, सर 3 करोड़ का मशीनरी ला रहा हूँ, बैंक लोन पास नहीं कर रहा है, थोड़ी दिक्कतें आ रही है, सर 1 करोड़ रुपए महीने की सैलरी है, सर ये 100 करोड़ से ऊपर जा ही नहीं रहा। और इनका मैं दुख सुनता था, मैं कहता था यार हम तो 50,000 के कारण दुखी है, इनके पास 100 करोड़ है तो भी दुखी है, 50 करोड़ है तो भी दुखी है। लेकिन वो करोड़ 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 सुनते सुनते माइंड ट्यून्ड हो गया करोड़ के लिए। मतलब उसके बाद आई थिंक 2013 में मैंने ये करोड़ सुनना शुरू किया। 2014 में मेरा टर्नओवर था 1 करोड़ का। 2015 में मेरा टर्नओवर था 1.5-2 करोड़ के आसपास। 2016 में करीब 2.25 के आसपास पहुंचा और फिर ये बढ़ता चला गया। एंड आई थिंक ये चीज़ें कि करोड़ बनाना, तो मेरी पूरी स्टोरी मैंने इस बुक में डाली है कि मैं कहाँ था और कहाँ से मैं निकला। और ये छोटा सा प्रिंसिपल आज मैंने रियलाइज़ किया ऐसे बैठे बैठे, मैंने कहा यार 1000 करोड़ क्यों नहीं गया मैं, क्योंकि 1000 करोड़ वालों के साथ अभी मैं उतना ज़्यादा बैठ नहीं रहा हूँ। तो अब मैं कॉन्शियसली सोच रहा हूँ कि 1000 करोड़ वाला ग्रुप मुझे जल्दी से जल्दी मिले, जहाँ मैं 1000 करोड़ 1000 करोड़ 1000 करोड़ या मिलियन बिलियन मिलियन बिलियन दिन रात सुनूं। और यू वॉन्ट बिलीव, ये माइंड ट्यून हो जाता है सर। जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैंने देखा है कि जब हम गांव में रहते थे तो मेरे पिताजी उस समय कमाते थे 10,000 रुपये के आसपास। फिर उनकी मेहनत करते करते वो 40,000 पे पहुंचे एंड दैट वाज हिज लास्ट सैलरी। तो हमारा भी सपना क्या होता था कि यार पापा 40 कमा रहे हैं तो 40 कमा लें। जब बड़ी सिटी में आए और देखा कि यंगस्टर कमा रहा था 25 साल का कॉल सेंटर एजेंट, 20 साल का कॉल सेंटर एजेंट, वो कमा रहा था 40, और जो सीजन्ड थे वो तो 2 लाख 3 लाख 2 करोड़ की सैलरी कमा रहे थे। तो अल्टीमेटली माइंड हो गया कि नहीं 5 लाख 50 लाख मिनिमम महीने का होना चाहिए। वो बहुत अच्छी कहावत है अमित जी की जैसी संगत है ना वैसी रंगत है। तो ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में मैंने इन्हीं चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को बात किया है। एंड मेरा पहला ही चैप्टर है पर्पल स्टेट के ऊपर। पर्पल स्टेट मतलब पर्पल कलर जो है यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा ऊर्जा का कलर बताते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा हीलिंग प्रॉपर्टी बताते हैं। एंड ये कहते हैं कि वायलेट फ्लेम, अगर आप मतलब आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, कि अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स है तो इमेजिन करो देयर इज़ अ वायलेट फ्लेम
ओके आप पूरी तरह से वायलेट फ्लेम से घिरे हुए हो और आपकी सारी प्रॉब्लम्स उस वायलेट फ्लेम में जल रही है। अगर आपको ब्लेसिंग फील करनी है तो जब भी आप मेडिटेशन करने बैठो, इमेजिन करो कि ऊपर से वायलेट फ्लेम आ रही है आपके सर की चोटी से जाके, आपकी बॉडी के बड़े से बड़े रोग ठीक हो जाएंगे। आप ऐसे सोचना है आपको जैसे कि आप नहा रहे हो उसमें पर्पल फ्लेम में, वायलेट कलर की फ्लेम में। तो दैट इज़ व्हाट पर्पल स्टेट मींस हाईएस्ट हाइटन्ड एनर्जी की स्टेट, उसके बारे में जिक्र किया है। अमेजिंग, ये मैंने नहीं सुना था इसके बारे में अभी तक। तो ये मैंने भी नहीं सुना था। मेरे टीचर नित्य शांति हैं, बुद्धिस्ट मंक हैं, और उनका मैंने एक 3 साल 3 महीने 3 दिन का प्रोग्राम अटेंड किया था, स्पेशली तब जब मेरी भी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी 2017 में। और जब ये 3 साल 3 महीने 3 दिन का मेंटोरशिप मैंने लिया, क्योंकि दोस्तों मेंटोरशिप के बिना मुझे नहीं लगता कोई भी आदमी बहुत आगे गया है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप बिना मेंटोर के सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आपकी सोच बहुत गलत है। ये पॉडकास्ट, वीडियोस, बुक्स सब गाइड कर सकती है, बट इनका असली मर्म और असली हथौड़ा जो है ना वो मेंटोर से पड़ता है। तो मेरे मेंटोर ने कहा भाई कोई भी चैलेंज है ना तो पर्पल स्टेट्स मतलब पर्पल फ्लेम को विजुअलाइज कर और सारी प्रॉब्लम वहां डाल दे। अब क्या होता है कि मानो तो शंकर, ना मानो तो कंकर, वो वाली बात है। तो मान लिया तो काम करेगा, नहीं माना तो कोई बात नहीं। सो ग्रेट, इट इज ग्रेट। सो अब मैं थोड़ा ना आपसे अब थोड़ा सा प्रैक्टिसेस के बारे में जानना चाहूँगा। ट्रू। कि ऐसी जो आपने किताब में भी आई एम श्योर डिस्कस किया है कि ऐसी कौन से रिचुअल या प्रैक्टिसेस हैं जो किसी भी एक कॉमन इंसान को शुरू करने चाहिए टू अट्रैक्ट वेल्थ। आज मैं सबसे बढ़िया प्रैक्टिस जो मैंने पिछले 2 साल में ही सीखी है और जिसके बारे में मैंने बहुत कम बात की है, उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि पिछले पॉडकास्ट में हमने वो किया था। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बॉडी के लिए क्या है? खाना। हाँ। खाना अगर रुक जाए तो आदमी 10-15 दिन से ज़्यादा जी नहीं पाएगा। कोई बहुत ही योगी मुनि है तो वो 50 दिन मान लो। वाटर मैनिफेस्टेशन पे हमने अपने पुराने पॉडकास्ट में बात की थी और उसमें बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया था। अब वाटर के बिना आदमी 3 दिन रह सकता है। एक एयर मैनिफेस्टेशन होता है, दैट्स इवन, मतलब मैं जब इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तब मेरे को लगा ओ माय गॉड, ये तो मतलब पागलपन वाला और सबसे इजी और सबसे सरल है। अब ये क्या है, बिना एयर के हमारा बॉडी कितनी देर रह पाता है? अगर आपने और मैंने सांस रोक ली तो मुश्किल से 2 मिनट, 1-1.5 मिनट, 2 मिनट, हाँ 3 मिनट, करेक्ट। कोई ज़्यादा ज़्यादा 5 मिनट रह लेगा, कोई 10 मिनट, और कोई बहुत योगी मुनि है तो वो 1 दिन अपनी सांस रोक लेंगे ज़्यादा ज़्यादा। लेकिन आई थिंक एक नॉर्मल आदमी के लिए भूखा रहना 10 दिन चल सकता है, प्यासा रहना 3 दिन चल सकता है, और बिना सांस के 5 मिनट भी नहीं चलेगा। तो एक एयर मैनिफेस्टेशन या ब्रेथ मैनिफेस्टेशन की टेक्निक, और अमित जी ये टेक्निक आप सारे लोग इसे करके देखिए, मैं आपको बोलता हूं कि सबसे फास्ट रिजल्ट आए हैं पिछले 2 साल में मुझे इसके, जब भी किया। तो क्या है ये टेक्निक? आपने ब्रीद इन किया, तो जैसे सीधा बैठे हम और हमने पूरा ब्रीद इन किया, और ब्रीद इन करते समय पेट पूरा बाहर आना चाहिए, ठीक है? अच्छा, तो जैसे स्लो डीप ब्रेथ, ओके, सांस रोकना है उसके बाद। अब सांस रुकते ही सबकॉन्शियस माइंड ना बड़ा तड़पड़ाने लगता है। इट्स लाइक आपकी सैलरी हर महीने आ रही है 4 तारीख को और अब 6 तारीख हो गई, सैलरी नहीं आई। आप मतलब एकदम से 2 दिन के अंदर ही हिल जाते हो, ये क्या हो गया यार? मेरी तो 4 को आती थी और बिना कहे आ जाती थी, 3 को आई, 4 के बाद तो कभी नहीं आई, आज क्या हो गया? और अगर गलती से आपको पता चल जाए कि कंपनी में उथल पुथल होने वाली, अगले महीने शायद सैलरी आए नहीं, तो और ज्यादा घबरा जाता है। तो जैसे ही हमने ब्रेथ को रोका अंदर लेने के बाद, सब कॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाता, बोला ये क्या हो गया, रुक कैसे गई है? क्योंकि आपकी और मेरी कॉन्शियसनेस के बिना उस समय हम सब कॉन्शियस माइंड को बोले भैया रिलीज। अब कॉन्शियस माइंड के हाथ में रोकना, क्योंकि लेते रहना तो सब कॉन्शियस माइंड का गेम चल रहा है। रोकने के लिए मैंने कॉन्शियस माइंड से रोक दी। अब सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस को बोलता है अरे रोकी क्यों है भाई, इसको छोड़, क्योंकि उसको लगता है ये तो बंद हो गई, सही, अब मैं मर जाऊंगा। तो उसी टाइम कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को कह सकता है भैया 10 करोड़ रुपए लगेंगे। मतलब इमीडिएटली हर आदमी 10 करोड़ के लिए नहीं मैनिफेस्ट करे, लेकिन आप अगर 1 लाख कमा रहे हो तो आप 10,000 एक्स्ट्रा मैनिफेस्ट करके देखो, आपको मजा आ जाएगा। आपको लगेगा कि आपका बिलीफ बनना। जैसे ही आपने रोकी और फिर आपने कहा आई एम गेटिंग अ लग्जरी कार, एंड सबकॉन्शियस माइंड कहेगा भाई देता हूं तेरे को, तथास्तु, रोक मत इसको, बस छोड़ 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 जल्दी छोड़। सो इट्स लाइक अ गेम बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, अपने हार्ट एंड हृदय में। थी आपकी ब्रेथ मैनिफेस्टेशन मैंने की और मेरे को जॉब लग गई। कल मेरे से मिलने के लिए एक व्यक्ति आए थे, यूपी से आए थे किसी जगह से, मुझे जगह तो याद नहीं है, और वो हमारे स्टूडियो में आए एंड ही वो शेयरिंग, सर जो आपने ब्रेथ का बताया ना, मैंने आज
मेरा कोई आपसे मिलने का कोई प्लान नहीं था, मैं आपको जानता नहीं हूँ, मेरे पास आपका डायरेक्ट नंबर नहीं था, आपके प्रोग्राम अटेंड करता था, मैं ऐसे ही आया, मैंने ऐसा ही सोचा कि दिल्ली में सर का प्रोग्राम चल रहा है, क्या सर से मुलाकात हो सकती है। मैंने ये ब्रेथ मेडिटेशन किया और ऐसे ही एक दोस्त से मिलने गया तो उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ भूपेंद्र जी को, मैं मुलाकात करवा देता हूँ, और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। और कल बिल्कुल समय नहीं था, बस एक प्रोग्राम के बीच में 5 मिनट की विंडो थी और उनसे मुलाकात हो गई। सो ऐसे कई छोटे छोटे मिरेकल्स आप पहले नोटिस करें और फिर देखें कि उसका मजा क्या आएगा। इट्स अ ब्यूटीफुल टेक्निक ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अमेजिंग। सो ये एक्चुअली बहुत अलग, और आपने सही कहा कि अगर वो बैटल जो है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच की जो बैटल अगर आप जीत गए, सारा गेम तो मेरे ख्याल से यही है ना, उसी का ही है। अमेजिंग, ग्रेट। हमारी बॉडी के साथ भी वही सेम चीज़ है, मतलब अगर हमारी बॉडी एक लेवल पे काम नहीं कर रही है और उसका आपने कुछ इंटेक वगैरह रोक दिया, मान लीजिए आपने खाना कम कर दिया, बॉडी कहेगी भैया मैं फिट कर देती हूँ तेरे को, तू मेरे लिए खाना वाना थोड़ा ठीक कर। बॉडी हो सकता है अलग लेवल पे भी चले जाए, रिवेंजफुल स्टेट में भी चले जाए, तो आपको डेफिनेटली ऐसा नहीं करना है कि बॉडी को सताओ बहुत ज़्यादा, सताते ही तो फिर वो उल्टा कर देगी। सबकॉन्शियस माइंड को भी ऐसा नहीं कि सांस रोकने की प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा कर ली है कि मतलब नाउ यू आर, वो उसके लिए नॉर्मल हो गया है। तो ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। अमेजिंग। तो अभी अगर जब हम अट्रैक्टिंग मनी स्पेसिफिकली बार बात कर रहे हैं, इसी पर मैं वापस से आता हूँ। जब हम अट्रैक्टिंग मनी की बात करते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं जो और भी कर सकते हो आप, है ना। तो मैं जानना चाहता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम दिस जो ब्रीदिंग टेक्निक आपने बताई है, ये तो बहुत ही अमेजिंग है, इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो डेली लाइफ में कोई भी अडॉप्ट कर सकता है, जो कि विदाउट बहुत सारा एफर्ट नहीं करना, बट कुछ 4-5 मिनट 6 मिनट भी आप करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। डबल आपका मनी हो सकता है। एक बहुत ही प्यारी सी टेक्निक है, एक कांच का वो लीजिए, नीचे जैसे मिरर होता है ना, हाँ। जिसमें हम अपने चेहरे को देखते हैं, रिफ्लेक्शन, उस कांच के ऊपर आप एक कांच का बॉल रख दीजिए जो भी ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, राइट, और उसमें आप 500 रुपए डाल दीजिए, ठीक है। ठीक है। हर रोज जब आप उठेंगे तो वो आपको 500 नहीं, आपके माइंड को 1000 दिखेंगे। अरे वाह, वेरी गुड। एंड होता क्या है, जब हमारा माइंड ज़्यादा देख पाता है, अब कई लोग कहेंगे सर इससे क्या होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड सोचता ही पिक्चर्स में है, आपका सबकॉन्शियस माइंड सोचता ही अबंडेंस में, मतलब उसको नहीं पता कि ये हकीकत है या रियलिटी है, क्या है, उसके पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, उसे नहीं पता अमित जी कौन है और भूपेंद्र कौन है। ये तो हमारे कॉन्शियस माइंड की नॉलेज है। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि जब कोई आदमी पागल हो जाता है या डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं और डॉक्टर एनेस्थेसिया दे देता है, तो कॉन्शियस माइंड चला गया, सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। हम अनकॉन्शियस हैं, सोए हुए हैं, हमें कुछ नहीं पता चल रहा, वो हमारी बॉडी में सुइयां भी, लेकिन फिर भी कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड अलर्ट है, हमारी ब्रीदिंग से लेके ब्लड शुगर लेवल और हमारा सब कुछ नियंत्रण में रहता है। तो ऐसी पिक्चर्स आप लगा सकते हैं जिनसे कि आपको वेल्दी बनने की फीलिंग आए। ऐसे कलर्स आप चूज कर सकते हैं जिनसे कि आपको बहुत अच्छी फीलिंग आए। ऐसे नुस्खे छोटे छोटे अपना सकते हैं जिनसे कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लगे कि मैं तो रिच हूँ, है हमारे पास 1000 रुपया, लेकिन दिखे हमें। एक और बहुत मैजिकल टेक्निक, आपके वॉलेट में हमेशा 11,000 रुपये मिनिमम रखें कैश। राइट, उससे क्या है कि माइंड में क्या होता है, एक नॉर्मल आदमी को दिन भर लगता है मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है यार, पैसा बहुत कम है, पैसा बचाओ। सबकॉन्शियस माइंड कहता है यार तेरा वॉलेट भरा हुआ है और फिर तू कह रहा है पैसा नहीं है, ऐसा कैसे। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस सजेशन को मानेगा ही नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है। आप वॉलेट में 11,000 रख के देखो, 1 महीने के अंदर अंदर आपको लगेगा कि या तो आपके फिजूल खर्चियाँ रुक जाएगी। मतलब पैसा कैसे आता है, पैसा कई तरह से आता है। आपकी अगर डेफिनेशन है कि मैं 1 लाख कमा रहा हूं तो 2 लाख आ जाए, भाई आपको उसके लिए हो सकता है कोई रास्ता खोलना पड़े। तो वो रास्ता कैसे खुलेगा, जब आपके पॉकेट में पैसा है तो या तो आप किसी सही आदमी से मिल लोगे जिससे सही आइडिया आ जाएगा, या आप कोई सही पॉडकास्ट और वीडियो देख लोगे, उस पॉडकास्ट और वीडियो से आपको कोई ऐसा नया थॉट आ जाएगा, या फिर आपके खर्चे कम हो जाएंगे, या फिर आपको कम खर्चे में ज़्यादा मुनाफा होने लग जाएगा, या फिर कहीं आप खरीदारी करने जाओगे तो आपको बेस्ट डील्स मिलनी शुरू हो जाएगी, और या फिर पैसा आ जाएगा। कुछ ना कुछ हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड कस्टमर्स, अनएक्सपेक्टेड सेल्स, अनएक्सपेक्टेड सब कुछ। तो मैं कहता हूँ यार खुद ही क्यों पूरा हार्ड वर्क करना है, यूनिवर्स को करने दो ना थोड़ा काम। और हमारा ये अंश है, हम परमात्मा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, इस यूनिवर्स के बच्चे हैं। तो मेरे पिताजी जब मुझे पैदा करके पढ़ा रहे थे तो मेरी ही सारी लोड नहीं थी, मैं तो कह देता था पापा मुझे बुक्स चाहिए, तो पापा अरेंज करते थे। तो ऐसे ही ये यूनिवर्स जब मेरे लिए एक्स्ट्रा कस्टमर्स अरेंज कर सकता है, जैसे मैं अभी कह देता हूँ यूनिवर्स मुझे इस पॉडकास्ट पे 2 मिलियन व्यूज चाहिए चाहिए चाहिए,
अमेजिंग। अमित जी आप बोल दो 4 मिलियन या आप भी बोलो 2 मिलियन बोलो। 2 मिलियन, दोनों 2 मिलियन मैनिफेस्ट करते हैं। 2 मिलियन कर देते मैनिफेस्ट, ठीक है, राइट। done। हमारे लास्ट पॉडकास्ट पे करीब अभी तक शायद 800 7-8 के लाख, आसपास हाँ, है, correct, 700-800 के आसपास, हाँ। और रील्स पे हमारे गए हैं 3-3 4-4 कई मिलियन। हाँ जी, हाँ जी, बहुत, और वो भी बहुत सारी रील्स पे। बहुत सारी रील्स पे गए हाँ, हैं। तो लेट्स हैव पॉडकास्ट पे हम 2 मिलियन व्यू विजुअलाइज करते हैं, बोल देते हैं, यूनिवर्स को बोल देते हैं मुझे चाहिए 2 मिलियन व्यूज, नंबर Correct 1। नंबर 2, वो 2 मिलियन लोग वो चाहिए जो जेन्युइन हो और प्रैक्टिसेस करें। और नंबर 3, इसमें से जो 50 रील्स निकले या 20 रील्स निकले या 5 रील निकले, उन पे भी हमें चाहिए हर रील पे 5-5 मिलियन व्यूज। अब ये बोल दिया, अब आप में से कई लोग कहेंगे ये ऐसा थोड़ी होगा। क्या पता, आपको क्या पता, हाउ कैन यू से कि ये नहीं हो सकता। और किसने कहा कि बहुत ही परफेक्ट ही होनी चाहिए तभी वो। कई ऐसे वीडियोस वायरल हुए हैं जिनमें कुछ भी नहीं है और लोगों ने पता नहीं कैसे वायरल कर दिए है ना। अब हमें उस मोमेंट का क्या, दिवाली का टाइम है, सब घर पे मान लो फ्री बैठे हैं, तो हो सकता है वो एवरेज से एवरेज, कोविड में सब कुछ वायरल हो रहा था, लोग घर पे बैठे थे। सो यूनिवर्स से लड़ाई करते हैं, यूनिवर्स से कहते हैं भैया तेरा काम है, हमारा काम तो हमने कर दिया, अभी आपका काम है, और आपका काम हमसे 100 गुना ज़्यादा है, लाखों गुना ज़्यादा है। तो मुझे लगता है यूनिवर्स से बड़ा भाई समझ के, पिता समझ के, भगवान समझ के झगड़ा करना चाहिए हमें, और मांगना चाहिए दिल खोल के। दिल खोल के मांगो। लोग मांगते नहीं है। मेरे टीचर्स तो हमेशा कहते हैं कि अगर आपके पास पैसा कम आ रहा है तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप देना नहीं जानते, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें लेने से प्रॉब्लम है। आप सोचिए, बचपन में हम नानी के घर जाते थे और नानी माँ 100 रुपए देती थे, पहला हम 10 बार क्या बोलते थे, नहीं। किसने सिखाया? मम्मी ने सिखाया। अच्छा, नानी ने भी सिखाया, मम्मी ने भी सिखाया, और नानी के अलावा किसी और के घर जाते और वो पैसे देते, नानी भी कहती नहीं बेटा नहीं, ले वापस दे, नहीं 5 रुपए दे दो, वो अगला 500 दे रहा है और हम कह रहे 5 दे दो, 10 दे दो, 2 रुपए दे दो, क्यों भाई? अब ये जो है ना, दिस इज लिटरली ये ना प्रोग्रामिंग है, अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, जहां पैसा कहीं भी एफर्टलेसली हमारे पास आना चाहे तो हम उसे मना करते हैं। क्योंकि हम कहते हैं आई डोंट डिजर्व एफर्टलेस मनी, मुझे तो हार्ड वर्क करके, स्लॉग करके, रोज सुबह 8 बजे से रात को 12 बजे तक घिस के ही पैसा जो आएगा वो ही मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो आप रिच बन ही नहीं पाओगे कभी। लेट्स एक्सेप्ट। अभी एक बार एक अफर्मेशन बोलते हैं, आई डिजर्व to be super rich, and I'm here to make people rich, I'm here to receive effortlessly, and I'm here to give endlessly. I mean, एक छोटा सा अफर्मेशन हमने बोला। अब हिंदी में अगर बोलें तो मैं डिजर्व करता हूँ कि बहुत सारा पैसा मैं आ सकता है और मैं आराम से उसे एंजॉय कर सकता हूँ, एफर्टलेसली अट्रैक्ट कर सकता हूँ और एफर्टलेसली एंडलेसली दे सकता हूँ। जैसे ही आपने ये किया, आपके अंदर के दोनों प्रोग्राम ट्यून्ड हो गए। अब आदमी कहता है मुझे मिले तो सही, लेकिन मैं अभी दे दूंगा ना किसी को 1000, नहीं सर, नहीं रखो, आप अपने पास रखो। दैट इज द थिंग। करेक्ट। ये मैं बहुत चीजें रिलेट कर पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो वो कहते हैं ना कि जो लिमिटिंग बिलीव्स की प्रोग्रामिंग है सबकॉन्शियस की, वो बहुत बचपन से शुरू हो जाती है। एब्सोल्युटली। इसीलिए तो बहुत सारे लोग अटके ही रहते हैं कि विद दोज थॉट्स की आसानी से पैसा नहीं आता, मेहनत से ही पैसा मिलता है। और आपने वो भी शेयर किया था शायद कि एक लास्ट वाले पॉडकास्ट में कि हम सबका थॉट तो ये है कि हमें बहुत सारा पैसा कमाना है, लेकिन आपके माइंड में ये थॉट है कि जो अमीर लोग होते हैं ना वो सही काम करके अमीर नहीं बनते। तो जब ये सारे थॉट्स चलेंगे तो गड़बड़ी होगी फिर आपके साथ, फिर आप खुद ही एक ऑब्स्टेकल बन रहे हो अपने सपनों के बीच में या पैसे के बीच में। ट्रू। तो मैं आपसे यहाँ पर ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी के लिमिटिंग बिलीव्स हैं, ठीक है, वो अटका हुआ है और पुराने पास बिलीव्स उसे ऐसे मिले हुए हैं जी, बट वो चाहता है, हालांकि शायद हो सकता है वो सही एफर्ट नहीं कर रहा है, करेक्ट, तो वो क्या तरीके अपना सकता है जिससे वो लिमिटिंग बिलीव से बाहर निकले, पुरानी सोच से बाहर निकले? तो अमित जी, यहाँ पे मैं लोगों को ये बताता हूँ कि बिलीफ जो है ना वो इंडिविजुअल है। हाँ। वो आप उसे सत्य मान चुके हो लेकिन वो झूठ है। आपका जो लिमिटिंग बिलीफ है वो पूरा झूठ है। अब भाई झूठ पे क्यों यकीन कर रहे हो? कई लोग कहेंगे नहीं झूठ नहीं है, मेरे साथ तो पैसा कभी आया ही नहीं। अरे क्या बात है, बचपन में तुम तो बिना खाए पिए ही बड़े हो गए। तुम्हारे घर में तो तुमने कभी टीवी देखा ही नहीं, तुम्हारे घर पे तुमने कभी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ही नहीं किया, ये पॉडकास्ट देखने के लिए तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, इंटरनेट वगैरह है ना, कोई सिम कार्ड वगैरह भी नहीं होगा, है नंगे बैठे होगे सड़क पे, कपड़े आए हैं, जूते आए हैं, मतलब बचपन से पैसा आया है। और जब बचपन से पैसा आया है उसको तुम कह रहे हो नहीं मेरे पास तो पैसा आता ही नहीं है, तुम कह रहे हो मेरे पास तो पैसा अच्छा आता ही नहीं है। और अच्छा पैसे की डेफिनेशन क्या है तुम्हारे माइंड में?
तुम्हारा माइंड कहेगा, तुमने कहा मेरे को ज्यादा पैसा चाहिए, ठीक है भाई 1 रुपया और ले ले। अब क्या पता तुम्हें ज्यादा पैसे, तुमने कभी नहीं मुझे करोड़ों चाहिए, देखा है? नहीं देखा है। उसके लिए उतनी मेडिटेशन की है, उसके लिए उतने लोगों से मिले हैं, उतने लोगों से ये बातें सुनी है करोड़ों की। या कोई करोड़ मांगने वाला है तो उसकी पर्सनैलिटी पे कभी अप्रिशिएट किया, यार देखो ये आदमी करोड़ मांग पा रहा है, तुम उसको देखते ही डर जाते हो। तो तुम्हारे पहले अंदर की जो वाइब्रेशन है उसको मैच करनी पड़ेगी वो चीज़ से जो तुम पाना चाहते हो। अगर आपने वो नहीं किया तो यू विल नेवर बी एबल टू गेट दैट करोर्स। तो मैं हमेशा कहता हूँ, जब जो झूठ है, तुम कह रहे हो मैं लकी नहीं हूँ, हाउ डू यू नो दैट यू आर नॉट लकी? ये पॉडकास्ट देख रहे हो, इतने लकी हो, आई एम रियली टेलिंग, नॉट बिकॉज आई एम स्पीकिंग या अमित जी स्पीकिंग, बिकॉज भगवान या यूनिवर्स हमसे वो बुलवा रहा है जो आपके लिए शायद सबसे बड़ा काम का है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ऐसे ही कोई किताब पढ़ रहे हो, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, अगर आपने किताब नहीं पढ़ी तो पढ़ लीजिएगा। मास्टर योर थॉट्स मास्टर योर लाइफ मेरी पहली किताब थी। मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था 2016 में ये किताब मैं लॉन्च करूंगा अमित जी, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि हो जाएगी। किसी ने ना पहली बार जब मेरे पास ये थॉट आया और मैंने एक आदमी से शेयर किया तो उन्होंने हंस दिए वो मेरे पे, तुम बुक लिखोगे? अरे क्या लिखोगे बुक में? जब उन्होंने ये कहा तो वास्तव में मुझे लगा यार मैं क्या लिखूंगा बुक में। अच्छा, फिर मैंने ईगो में थोड़ा लिखना शुरू किया, 2 पेजेस से ज़्यादा नहीं लिख पाया। अब इसको वापस से रिचनेस से रिलेट करते हैं अमित जी। भाई जब मैं मान के बैठा था कि मैं बुक नहीं लिख सकता तो मेरी एक भी किताब नहीं आई, जबकि वो झूठ था। मैं झूठ को मान रखा था। फैक्ट होता, अगर ये फैक्ट होता कि मैं किताब नहीं लिख सकता तो मैं अब 4 किताबें कैसे लिख देता? करेक्ट। दैट वाज अ वेरी बिग लाई। और उस लाई को, मैं करोड़पति बन ही नहीं सकता, मेरा लक है ही नहीं। अरे भाई, जिस दिन मैंने थोड़ा सा सीखा उस दिन मैं बनाने लग गया करोड़। जिस दिन मैंने 1 साल सुना करोड़ करोड़ करोड़, अगले साल करोड़ आ गया। भले उसमें से प्रॉफिट कितना आया वो बात की बात है, लेकिन मेरे पास जो करोड़ आने की थॉट थी कि 1 साल में मैं कम से कम मेरी स्किल पे 1 करोड़ कमाऊं, वो 1 करोड़ मेरी स्किल पे आने लग गया। सो आप लकी भी हैं, ये सच है। आप पैसा डिजर्व करते हैं, ये सच है। आप झूठ को सच मान के बैठे हो, दैट इज समथिंग वेरी। तो ये बिलीफ जो है, सबसे पहले तो ये समझिए, उसमें से 2 तरह के बिलीफ है। एक पावरफुल बिलीफ है कि मैं दुनिया जीत सकता हूँ। अगर ये बिलीफ आपका है तो ये बिलीफ आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देगा, तो इसको तो टच ही मत करो। दूसरा बिलीफ है मेरे पास पैसा नहीं आ सकता, मैं सेव अच्छा नहीं कर पाता हूँ, मेरे आते ही ख़त्म हो जाते हैं पैसे, मेरे पास तो लोन ही लोन चढ़ जाता है, मैं पैसे को संभाल नहीं पाता। ये सारी झूठ बोल रहे हैं आप अपने आप से। थोड़ा सा आप इसको रिवर्स कर दीजिए, मैं पैसा संभाल पाता हूँ, पैसा मेरे पास सेव होता है। जैसे ही आप ये बोलने लगेंगे आपके कॉन्शियसनेस शिफ्ट होगी और आप देखोगे आपने कई जगह पैसे बचाए हैं, आपने कई जगह पैसे को बढ़ाया है। तो आपने ना एक चीज़ बताई थी अभी थोड़ी देर पहले कि जो आपने भी शुरू की कि वो सही लोगों से मिलना। जैसे जो लोग करोड़ों की बात करते हैं तो आप उनसे मिले तो करोड़ों कमा पाए जी। तो एक ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है किसी के भी माइंडसेट को एक सही जगह ले जाने के लिए, क्योंकि आप भी बार बार इस बारे में बात करते हैं कि माइंडसेट और आपका एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप पैसे कमाना चाहते हो। करेक्ट। और क्या तरीके हो सकते हैं जब हम बात करते हैं माइंडसेट को एक बहुत सारे पैसे को बिल्ड करने के लिए? पैसे वालों को बहुत डिटेल में स्टडी करना होगा। अब पैसे वालों को डिटेल में स्टडी करते हैं तो एक छोटी सी चीज़ समझना है, हमारा सभी का एक छोटा मन में ना कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो मान लीजिए मन में मेरा अभी जो घर है मन के अंदर, वो घर है कि यार मेरे पास पैसे कम है और मेरे को यहीं पे एडजस्ट करना है। लेकिन हमारे ही मन में एक दूसरा घर हो सकता है जहाँ पे बहुत बड़ी अबंडेंस बैठी हो। लेकिन होता क्या है, ये हमारा इमोशनल घर होता है कि भाई मैं तो कमज़ोर आदमी हूँ, मेरे पास तो है नहीं। आपकी ज़िंदगी में इतने साल आपने उस कमज़ोर घर में बिताए हैं, तो आपका माइंड, आत्मा, सोल, बॉडी, इमोशंस, थॉट्स, वाइब्रेशन सब उसी घर में जाना चाहती है। तो आप क्या होता है कि एक पॉडकास्ट देखा, आपको लगता है मैं अब अमीर बन के छोड़ूंगा, लेकिन अगले दिन सुबह आपका सबकॉन्शियस माइंड घर पे उसी पे लौट के आएगा। जैसे होता है ना कि हम पूरी दुनिया घूम लेते हैं लेकिन हमें खाना अपने घर का ही अच्छा लगता है। तो वापस आके आपका सबकॉन्शियस माइंड, तो अपने इमोशनल घर को चेंज करिए। ओके। कैसे चेंज करना है? बार बार विजुअलाइजेशन तो करना ही करना है। तो विजुअलाइजेशन इसलिए करना है कि माइंड इस घर से रिलेट करना छोड़ दे और नए घर को उसको एंजॉय करने लग जाए। तो नया घर अबंडेंस का काल्पनिक घर हमें बनाना है। तो मान लीजिए आज मैं किसी एवरेज सोसाइटी में रह रहा हूँ और उससे मैं निकल के बहुत ही बढ़िया सोसाइटी में, तो मेरा माइंडसेट वहाँ के जैसा हो जाएगा। तो हमें सबसे पहला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है विजुअलाइजेशन अच्छी तरीके से करो। ऐसा फील करना है कि मैं तो अब बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ, सब कुछ अच्छा हो रहा है, पैसा भी आ रहा है और मैं दे भी रहा हूँ, लोगों की हेल्प भी कर रहा हूँ।
ये तो हमने हर बार सुना है कि विजुअलाइजेशन की पावर। करेक्ट। उससे ज़्यादा उसमें कलर्स डाल दो, उसमें फीलिंग्स डाल दो, उसमें आवाज़ें डाल दो, उसमें एनर्जी डाल दो, उसमें एक्शन डाल दो। तो जब हम विजुअलाइज कर रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे वो सोचो। अरे यार तूने इतना अचीव कर लिया, क्या यार तेरी तो ज़िंदगी ज़बरदस्त है, अरे तूने इतने अच्छे कपड़े पहने, अरे और तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे, अरे तुमने 1 लाख के जूते खरीदे, तुमने मतलब 5 करोड़ की गाड़ी खरीदी, ऐसा वाला फीलिंग। हमने इंटीरियर, ये मज़ा नहीं आ रहा है, एक काम करते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर से, और इंटीरियर डिज़ाइनर सर इस वाले घर का इंटीरियर करने का 7 करोड़ लगेगा, चल डन कर दे। ऐसा वाला फीलिंग, ऐसी वाली आवाज़ें, ऐसे वाले एक्शंस उस विजुअलाइजेशन में आप डाल दो। और जब आप डालोगे धीरे धीरे, इमीडिएट नहीं, लेकिन 2-3-4 महीने में आपका माइंड इधर शिफ्ट होने लगेगा। फिर ऐसे ही लोगों से मिलो, ऐसी ही जगह विजिट करो। आप कोई घर खरीदना चाहते हैं तो उस घर में जाके बैठो। जैसे मुझे पूना में एक घर खरीदना था मुझे, और 50 लाख के आसपास का आ रहा था, और मेरा टारगेट था 2015 में लेना है। 2014 में जून में मैंने देखा, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, डाउन पेमेंट भी अरेंज नहीं हो पा रहा था। मैंने 2-3 लोगों से लोन मांगने की कोशिश की, किसी से नहीं मिला। ठीक है, कोई बात नहीं, ये जून की बात है। फिर अगस्त सितंबर में, अब मेरी डेट थी 12 जनवरी 2015, पैसे बिल्कुल नहीं थे। अक्टूबर के अंदर मैं एक सोसाइटी में गया, पुणे के अंदर एक बहुत प्यारी सोसाइटी है, लोढ़ा बेलमोंडो करके, मतलब 118 एकड़ में फैली हुई सोसाइटी, गोल्फ कोर्स 100 एकड़ में फैला हुआ, बहुत ज़बरदस्त, मतलब आलीशान 5 स्टार सोसाइटी है। मेरा एक दोस्त उसके प्लॉट्स बेच रहा था या घर बेच रहा था, तो वो हम सबको वहाँ पे बुला रहा था। मैं जा नहीं रहा था, मैंने कहा जाऊँगा, वो कुछ बेचने की कोशिश करेगा, अपने पास पैसा नहीं है, शर्मिंदगी हो जाएगी। अब देखिए हमारा माइंड कैसे काम करता है, हम जाते नहीं हैं कई बार क्योंकि हमें लगता है हमारी शर्मिंदगी हो जाएगी। मैं नहीं जा रहा था, लेकिन वो भी पट्टा सेल्समैन था। किसी न किसी तरीके से 1-2 महीने तक उसने मेरे को बताते रहा। फिर एक दिन मैंने कहा चल चलते हैं। मैं गया और वहाँ पे इतना आनंद आया ना मुझे उस जगह पे बैठ के, कि मैंने कहा यार यहीं होना चाहिए घर, यहीं होना चाहिए। वहाँ पे एक सैंपल फ्लैट बना हुआ था, और उस फ्लैट का इंटीरियर इतना प्यारा था कि मैं वहाँ बैठ के विजुअलाइज करने लगा। मैंने ऐड कर दिया ये सारी एलिमेंट्स मेरे घर में, और उसके बाद मैं 3-4 बार कभी किसी को, दोस्त को, किसी को दिखाने ले जाऊं, और वो दोस्त तो देखे और मैं उस फ्लैट में बैठ के मेडिटेशन करूं। ये जब मैंने किया ना अमित जी, अगले ही महीने एक सिंगल प्रोग्राम में मेरे पास करीब 20 लाख रुपए आ गए। 40 लाख का मेरा सेल हो गया, जो कि उस समय का मेरा हाईएस्ट था। और जैसे ही ये पैसा आया, मैंने तुरंत उसी सोसाइटी में घर बुक किया। हालांकि मेरी हैसियत उस समय बहुत बड़ा घर लेने की नहीं थी, कि मेरे पास 50 लाख भी अरेंज नहीं हो रहा था। मैंने छोटा ही घर लिया, लेकिन उस आलीशान सोसाइटी में लिया। और फिर जब उसका इंटीरियर भी करवाया, तो मैंने वो जो इमेजिन किया था उसी तरह से करवाया। तो इट वॉज लाइक, मतलब है ना, मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को कि यार वो चीज़ देख लोगे और वो फीलिंग एलिमेंट्स लाने के लिए वो सारी चीज़ें डाल दोगे। जैसे मर्सिडीज भी है, तो वो लेदर, उस कार के अंदर बैठ के उसकी स्मेल, उसका टच, और वो सारा टच और फील, भले आपका ऑर्डिनरी सोफा है लेकिन उसी में बैठ के, या ऑर्डिनरी कार है उसी में बैठ के वो विजुअलाइजेशन करो तो सही, आपका इमोशनल घर शिफ्ट होने लग जाएगा। और फिर आपका माइंड कहेगा यार ये ओल्ड घर में तो अब हमने तो चेंज कर दिया, अब तो नया घर। और फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी, इसको ये भी कहते हैं कि नेवर सेटल फॉर लेस, एटलीस्ट मेंटली नेवर सेटल फॉर लेस। और मेंटली आप आगे हो गए ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पेन और प्लेजर के प्रिंसिपल पे काम करता है। पहले उसको पुराना घर प्लेजरेबल लगता था और नए घर में जाना पेनफुल लगता था, अब उसको नया घर प्लेजरेबल लगता है और पुराना घर उसको पेनफुल लगता है। बस ये इमोशनल शिफ्टिंग माइंड मेंटली हो गई, फिजिकली होने में इसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं तो आपकी इस कहानी में खो गया बिल्कुल मैं। आप देखिए कितना ईजी है। मतलब अक्टूबर तक मेरे पास 50 लाख में डाउन पेमेंट देने के लिए कोई आदमी नहीं है, और जैसे ही मैं 2-3 बार उधर जाके, मेरे सबकॉन्शियस को इसकी आदत हो गई कि यार यही चाहिए अब तो, बस ये नहीं चाहिए, जाना ही नहीं है इस घर में। जैसे ही सब, अब नया घर, मान लो आज मैं अपने घर में ना रहूं और मैं कहूँ मेरे को तो नया ही घर चाहिए और इससे बेहतर चाहिए, तो कहीं तो रहेगा। तो माइंड फिर कुछ ना कुछ करके, आप देखिए इंडिया में कई लोगों ने अपने घर बनाए हैं, उनकी सबकी इमोशनल स्टोरी ऐसी है कि उन्होंने एक दिन डिसाइड कर लिया कि यार अब तो नया घर चाहिए ही चाहिए। फिर उन्होंने भले लोन लेना पड़ा हो उनको, या किसी को भी जिससे वो पैसे नहीं मांगते उससे भी मांगना पड़ा हो, बैंक को कन्विंस करना पड़ा हो, और हर आदमी ने पहले से बेहतर ही बनाया है। उसने हमेशा कहा कि यार
बनाए, नया ही बना रहे हैं तो 50 लाख लग रहे हैं, वहाँ 60 लगाओ एंड सबके घर हो गए। अब इसी को बड़े लेवल पे अप्लाई कर दो। अमेजिंग। तो यहाँ पर ना मैं एक छोटा सा पॉइंट पर आता हूँ, क्योंकि जब आप ये प्रैक्टिस बता रहे हैं ना, बहुत सारे लोग शायद इसको ना एक चीज़ एलिमेंट को शायद मिस ना कर दें, उस पर मैं चाहता हूँ आप बात करें कि आपके पास जो ऑलरेडी है उससे प्यार करना मत छोड़ना। ट्रू है ना, बड़े कुछ अचीव करने के लिए तो ग्रैटिट्यूड जो कि बहुत जरूरी है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं कि जो है उससे भी प्यार करना है और बड़े के लिए तो देखना ही देखना है, क्योंकि प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना भैया एक नेचर का रूल है, आगे बढ़ते रहो। तो वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं लोग? ये बहुत सही आपने पूछ लिया, क्योंकि ये है ना, नहीं तो कई लोगों को हो जाएगा कि कभी तो आप बोलते हो ग्रैटिट्यूड में रहो और कभी बोलते हो इमोशनल घर को शिफ्ट कर दो। दोस्तों कहते हैं ग्रेटफुली शिफ्ट कर दो। राइट। आज मेरे पास नई कार आ गई तो पुरानी रिट्स कार जो मेरी थी वो भी मेरे पास है, स्कोडा थी वो भी है, उसके बाद सारी है, और आज भी उन सभी कारों से उतना ही प्यार है। आज भी बचपन का घर जो है, गांव का घर जिसमें आज कोई नहीं रहता, लेकिन वहाँ जाने का मन करता है यार, अपना घर था, अपनी पुश्तैनी चीज़ें थी। आज भी कोई कह दे कि 1 करोड़ रुपया क्या 100 करोड़ ले लो और वो घर बेच दो, तो मेरे पिताजी या मैं या मेरा भाई कोई भी रेडी नहीं होंगे उसको बेचने के लिए। आज जो इस घर में हमारा सिटी में पहला बचपन निकला, आज हम देखिए अपग्रेड करना ये इंसान की फितरत होनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग्स। जानवर अपग्रेड नहीं कर सकता, ह्यूमन बीइंग्स अपग्रेड कर सकते हैं। तो ग्रैटिट्यूड में कमी तो मतलब आप कंप्लेनिंग में आ गए, आपने अपनी वाइब्रेशन लो कर दी, आपकी वाइब्रेशन लो हो गई तो फिर आपके पास लो वाइब्रेशन की चीजें आएगी। फॉरगेट अबाउट डूइंग समथिंग बिग देन। तो देखिए हंसते हंसते इंप्रूव करना है। एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड कैन बी इम्प्रूव्ड जॉयफुली। सो मेरा पुराना घर मुझे शिफ्ट करना है। अब सबकॉन्शियस माइंड को बेटर लग गया। एक छोटा बच्चा होता है ना जिसको खिलौने से खेलना है, लेकिन जैसे ही उसने किसी दूसरे के पास देखा बढ़िया वाला, तो वो कहेगा यार बढ़िया वाला। लेकिन मेरे बेटे के आज भी अगर सेकंड स्टैंड, मतलब जो वो 3 साल 4 साल का था, उसके भी खिलौने अगर आज मैं उससे बात करूँ ना कि बेटा अब तो तुम खेलते नहीं हो, इससे फेंक दो, नहीं। तो मतलब प्यार तो उससे भी है, राइट। लेकिन हमारे पास जब 2 हो सकती है, 2 कार हो सकती है, तो व्हाई नॉट, यू नो, 2 बेटर लाइफ स्टाइल्स हो सकती है, तो व्हाई नॉट। तो जैसे स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल से भी प्यार करो। तो सुबह मैं स्पिरिचुअल होता हूँ, दोपहर में आते आते मैं मटीरियलिस्टिक हो जाता हूँ। तो दोनों चीज़ें ठीक है अपनी जगह। किसने कहा कि गरीब स्पिरिचुअल टीचर ही होना चाहिए, मतलब स्पिरिचुअलिटी मतलब गरीबी होनी चाहिए? ऐसा तो है ही नहीं। लोग क्या करते हैं, लोगों के कॉन्सेप्ट की भाई मैं काम नहीं करूँगा ज़्यादा क्योंकि मेरे अंदर संन्यास जाग रहा है तो मेरे पास तो पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है। हर स्पिरिचुअल आदमी को पैसे, अगर आप स्पिरिचुअल हो तो पैसा तो चाहिए ही चाहिए। आप कहोगे नहीं स्पिरिचुअलिटी में पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बैठ के मेडिटेशन कर लूँगा। हर स्पिरिचुअल टीचर को ये पता है कि अगर मैं पैसे नहीं भी कमा रहा हूँ तो पैसे वाले लोग मुझे आसपास चाहिए जो मेरे कहने पे आश्रम बना दे, मेरे कहने पे। तो दोस्तों स्पिरिचुअलिटी भी पैसा मांगती है और आप पैसे को स्पिरिचुअल वे में एंजॉय करो। सो बी ग्रेटफुल विद योर स्मॉल हाउस, बी ग्रेटफुल विद योर एवरीथिंग, एंड हंसते हंसते नाउ वी आर ग्रेटफुल अबाउट दिस एंड वी आर गोइंग टू बी मोर ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स। अगर यूनिवर्स मुझे ज़्यादा भी देता है, और ज़्यादा क्यों चाहिए, क्योंकि जब आपके पास ज़्यादा आया और अच्छे इंसान आप हो तो आप हमेशा दुनिया के लिए अच्छा काम करोगे। आप हज़ारों लोगों को अपलिफ्ट करोगे। और एक और रीज़न से ज़्यादा चाहिए, अगर आप अपलिफ्ट नहीं भी करते हो तो आपकी सफलता को देख के अपने आप कई लोग अपलिफ्ट हो जाते हैं। बहुत सही। ये आई थिंक ये बहुत अच्छे से आपने, मतलब जो मैं इमेजिन कर रहा था उससे बहुत अच्छे से आपने इसको समझा दिया। क्योंकि कई बाई चांस आपकी विशेषता है कि हर चीज़ को आप इतने अच्छे से तारीफ कर देते हो। नहीं सच में, क्योंकि मैं तो ऑडियंस हूँ सर, सच बता रहा हूँ मैं आपको। आप इतने एक्सपीरियंस्ड हो और आप जिस तरह से वो हर चीज़ में आप वो स्टोरी टेलिंग डालते हो, आप जो कहानियाँ आप अपनी रियल लाइफ की शेयर करते हो ना, ये बिल्कुल अंदर तक ही जाता है। शायद यही कारण है कि बहुत सारे लाखों लोग आपसे इतना प्यार करते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं उनमें से एक हूँ सर जो आपसे बहुत प्यार करता है। ठीक है, ग्रेट सर, ग्रेट। अब मैं ना एक और चीज़ पर जाता हूँ सर कि लाइफ में जब हम सक्सेस चाहते हैं या बहुत सारा पैसा चाहते हैं, एक ना बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो है रिलेशनशिप का। ट्रू। एक सही रिलेशनशिप का होना या बिल्ड करना, एक सक्सेसफुल रिच या अमीर इंसान बनना, उसके लिए कितना ज़रूरी है। मैं इसको रिफ्रेज भी करता हूँ। बहुत सारे जो लोग हैं, मैं उनको देखता हूँ कि वो ना अपनी पर्सनल लाइफ पे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ट्रू।
अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, बच्चों के साथ वक्त नहीं बिताना, क्योंकि उनका थॉट क्या है, जो कि बहुत सारे लोगों ने थॉट दिया हुआ है, जो कि मुझे लगता है बिल्कुल गलत है, कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको सब छोड़ना पड़ता है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो सब कुछ छोड़ो, तब जाकर आप सक्सेसफुल हो सकते हो, और मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। एब्सोल्युटली। तो आपको, आपके क्या मायने हैं रिलेशनशिप की, एक रिलेशनशिप कितना ज़रूरी है मेंटेन करना अगर आप एक कंप्लीट लाइफ चाहते हो तो? मैंने मेरे प्रोग्राम और बुक का नाम मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच इसलिए रखा अमित जी, क्योंकि आ, होता क्या है कि जब आदमी बिग सोचने की बात करता है ना, तो उसमें से कई लोग सिर्फ ये देखते हैं कि करोड़ रुपए आ जाए, 100 करोड़ आ जाए, बहुत बड़ी गाड़ी आ जाए, बहुत बड़ी लाइफस्टाइल आ जाए, और वो इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। जैसे मैं भी काफ़ी साल फैमिली को इग्नोर किया, काफ़ी साल हेल्थ को, और बस काम के पीछे पड़े रहे। और मैं कहूँगा कि डेफिनेटली मेरा पैशन आज भी ओवर रूल करता है, बट यस, फैमिली में जो क्वालिटी टाइम का इम्पोर्टेंस है, मतलब मुझे लगता है कि फैमिली को ज़्यादा चाहिए ही नहीं। फैमिली को आपसे क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्योंकि आप दिन भर घर में बैठे रहे ना, तो भी फैमिली में कोई किचन में काम कर रहा होगा, बच्चे अपने पढ़ाई कर रहे होंगे, आप टीवी के सामने बैठे होंगे। ये 90% फैमिलीज़ को मैंने देखा है, जहाँ पे भी मैं गया हूँ, कि भैया कोई तो टीवी पे बैठा है, कोई किचन पे बैठा है, कोई छत पे धूप खा रहा है, कोई क्या कर रहा है। आप साथ में हो, टाइम बिता रहे हो, लेकिन आपके अंदर वो बॉन्डिंग ही नहीं है। तो क्वालिटी टाइम, तो मैं आपको बताता हूँ, मेरे फादर 4 महीने में एक बार घर आते थे पहले। वो दिल्ली में रहते थे, और वो उन समय की बात है जब ट्रांसपोर्टेशन वाज नॉट वेरी कन्वीनियंट। दिल्ली से आना मतलब रात भर की जर्नी होती थी, बार बार आना मतलब एक बार का 300 रुपया भी किराया लगता था, तो 4,000-5,000 की सैलरी में से 3,300 का किराया हर महीने लगाना, और आने जाने का 600 रुपये लगाना। इट वॉज वेरी इनकन्वीनियंट। तो 4 महीने में एक बार घर आते थे, हम बड़ा इंतज़ार करते थे। जब वो 4 महीने में एक बार घर आते थे, और मान लो 5 दिन के लिए वो घर आते थे या 7 दिन के लिए आते थे, हमारा रूटीन रहता था पूरी फैमिली का। स्पेशली क्रेडिट गोज़ टू माय फादर, इसलिए मैं, मेरी बहन, मेरा भाई, मम्मी से तो हम बहुत अटैच रहे हैं, लेकिन मम्मी से भी बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे सभी के ड्रीम ये है कि पापा के सपनों को पूरा करना है, क्योंकि मम्मी ने कभी सपने नहीं देखे थे बहुत ज़्यादा। मम्मी ने हमें बहुत अच्छी परवरिश दी, लेकिन मम्मी का ये था कि भाई घर में सुख शांति रहे, बच्चे अच्छे पढ़ लिख के सेटल हो जाए। बट पापा हमें सपने देते थे। वो रोज़ जब भी आते थे घर में बैठ के, मुझे पता है हमारे पास ना कोई डाइनिंग टेबल थी ना कुछ और था, तो हम पलंग पे ही बैठते थे, पलंग पे ही खाना खाते थे। अब आज कई वास्तुशास्त्र कहते हैं भैया घर में दरिद्रता आ जाएगी, पलंग पे बैठ के खाना मत खाया करो, तो लेकिन ठीक है। पर मुझे लगता है कि वो दरिद्रता उस समय तो थी हमारे पास, बट वो जो पलंग पे बैठ के हम वहीं खाना खा के घंटों पापा जो हमें बताते रहते थे, हम सब सुनते रहते थे, कोई बोलता नहीं था। दिल्ली में ऐसा होता है, इतनी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, ये होता है, लोग इतने अच्छे से बात करते हैं, राजा महाराजा ऐसे रहते हैं, क्योंकि मेरे फादर राजा महाराजाओं के साथ रहे, तो उनको वो बड़े थॉट्स होते हैं। तो वो जो क्वालिटी टाइम 7 दिन का या 3 दिन का होता था, ओवर अ पीरियड ऑफ 4 months, अमित जी, उसने मुझे इतने एंडलेस सपने दिए ना। मतलब मेरा सपना हो गया कि मैं अंग्रेज़ी में बात करूं, क्योंकि पापा को लगता था कि अंग्रेज़ी में बात करना चाहिए कोई। मेरा सपना हो गया था कि मेरा बेटा किसी दिन ऑस्ट्रेलिया हो, किसी दिन अमेरिका हो, किसी दिन कहीं और हो। तो मैं आज अच्छी खासी कंट्रीज़ घूम चुका हूँ। मेरे पापा का सपना होता था कि मेरा बेटा कहीं से निकले तो उसको भी वो बड़ी लेवल के लोगों के साथ उठना बैठना सब कुछ आए। वो जितनी बातें करते थे वो हमारे भाई बहनों के सपने बनते गए, और आज भगवान की कृपा से सारे वो सपने पूरे भी हो गए। अब देखिए, ये था क्वालिटी कॉम को। आज भी मैं अगर वो मोमेंट अगर आज याद करता हूँ ना, तो मुझे लगता है यार, आज कई बार बड़े हो गए हैं तो पापा की कोई बात नहीं मानते। मान लो बिजनेस से, पापा आपको पता नहीं है बिजनेस के बारे में, या पापा आपको ये नहीं पता है, ऐसा कई बार हो जाता है। और मैं बड़ा माफ़ी, मतलब सॉरी फील करता हूँ अंदर कि यार आज हम इतने कितने बड़े हो गए, सारे सपने तो पिताजी ने दिए, बट वो क्वालिटी कॉन्वर्सेशन। तो रिश्तों में अगर वो क्वालिटी कॉन्वर्सेशन आ गया, मतलब इट डज नॉट मैटर कि आप रोज़ टाइम दे रहे हो या 3 दिन में टाइम दे रहे हो, क्योंकि कई बार आपकी जॉब है ना, वो डिमांड करती है कि आपको ट्रैवल करना है। मेरी जॉब अभी डिमांड कर रही है। मेरे बेटे का बर्थडे है 28 को, मैं उसके पास नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच चल रहा है, मैं बीच में उसे छोड़ नहीं सकता। मेरे नाना जी एक्सपायर हुए, और मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच का मैं सेशन डिलीवर करने से पहले न्यूज़ आई मुझे, 5 बजे न्यूज़ आई, 8 बजे सेशन था, मैंने सेशन डिलीवर किया, फिर मैं रात को मम्मी को लेके वहाँ गया, रात भर गाड़ी चलाई, 2 घंटा 1 घंटा सोए। अगले दिन क्रिमेशन हुआ, क्रिमेशन करते ही मैं वापस 4-5 घंटे गाड़ी चला के आया, और मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच बिना सोए डिलीवर किया। मतलब मेरे नाना जी से मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था शायद, मेरी नानी जी और नाना जी। उसके बावजूद भी मैं इतनी स्ट्रेंथ अगर अपने अंदर ला पा रहा हूँ कि मुझे डिलीवर करना है, तो मुझे लगता है मैंने वो स्ट्रेंथ है ना, वो
पेरेंट्स से, परिवार से। ये ज़बरदस्त क्वालिटी टाइम जो ज़िंदगी में आता है उससे। तो मुझे लगता है लोगों के कॉन्सेप्ट्स थोड़े ठीक करने पड़ेंगे। टाइम देने का मतलब ये, मुझे ये नहीं लगता कि बिल्कुल कि एवरी डे मैं 5 घंटे बिताऊं, बिकॉज उससे तो ना मैं दुनिया का बहुत भला कर पाऊंगा ना परिवार का कर पाऊंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी बिताओ ना वो इतना ज़बरदस्त हो कि उसकी मेमोरी से ही आदमी बहुत आगे निकल जाए। एंड हमें नहीं पता होता कि उस समय वो बच्चा क्या पिक कर रहा है। हमें नहीं पता कि मैंने जो मेरी बच्चे से बात की है उससे उसने क्या क्या पिक किया है। मेरे पिताजी को पता नहीं था कि मैंने क्या क्या पिक किया है। बट वो जो क्वालिटी टाइम का कॉन्सेप्ट, आज भी मैं अजमेर शिफ्ट हो गया हूँ अपने माता पिता के साथ। मैं पुणे रहता था ज़्यादातर, आज मैं अजमेर ज़्यादा रहता हूँ, पुणे जाता आता रहता हूँ, दिल्ली आता जाता रहता हूँ। बट आज जो मुझे अच्छा लगता है ना कि पेरेंट्स के साथ मैं रह रहा हूँ, बस ये फीलिंग मात्र जो उनको भी ये रहे कि हमारा बच्चा हमारे साथ है, वो फीलिंग मात्र, भले मैं वहाँ रह के 6 महीने गायब रहूँ, बट दैट फीलिंग इज इनक्रेडिबल। एब्सोल्युटली। और मैं समझ भी पा रहा हूँ क्योंकि मेरी 2 साल की बेटी है जी। तो, और बहुत खेलते हैं और बहुत बात करते हैं, और हम क्योंकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं, हम क्या बोल रहे हैं उसको समझते हैं, तो बहुत केयरफुल रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरी अभी ना 1 हफ्ते पहले एक वीडियो बहुत वायरल हो गई, 3-4 मिलियन लोगों ने देख लिया उसको, और अलग तरह के कमेंट आ रहे हैं उस पर। मैंने उसमें क्या बोला था, मैंने उसमें बोला था कि मैं ना अपनी बेटी के सामने बहुत कॉन्शियस रहता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ जी। हमारे घर में न्यूज़ चैनल नहीं चलते, हमारे घर में जो OTT की सीरीज, नेगेटिव सीरीज नहीं चलती। हम घर में हॉरर मूवीज नहीं देखते, तो कुछ भी नेगेटिव जो डिपिक्ट करता है हम नहीं देखते। करेक्ट। ताकि मेरी बेटी को वो नेगेटिविटी ना जाए, और उस नज़रिए से कि सही वैल्यू सिस्टम देने के लिए, सही सोच देने के लिए। और मुझे लगा यार ये तो आई थिंक मैं सही कर रहा हूँ और सब चीज़ें सही है, और जिसकी वजह से मैं देखता हूँ उसका ब्रेन डेवलपमेंट सही हो रहा है, और उसको जो बाकी चीज़ें भी समझानी है वो एक अलग तरीके से समझाई जाती है जो उसको फ्यूचर के लिए रेडी करेगा। तो मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं लोगों के कि ये तो बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हो आप अपने बच्चे को फ्यूचर के लिए रेडी नहीं कर रहे हो, उसको तो सारी नेगेटिव चीजें पता होनी चाहिए। तो मैं कई बार मैं ये समझ मैं लोगों की भावनाएं भी समझ पा रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए उसी वक्त पर कि यार आप अपने क्या एक 2 साल के बच्चे को बैठ के OTT की सारी नेगेटिविटी दिखाओगे आप? क्या सारे न्यूज़ चैनल पे जो नेगेटिविटी, जो डिबेट चल रही है, क्या आप दिखाओगे? क्या आप अपने जो रिलेशनशिप है आपके किसी के साथ खराब है, क्या वो डिस्कस करोगे? आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए, क्योंकि वही वैल्यू दे रहे हो ना आप। अगर फॉर एग्जांपल मैंने आज बोला यार मेरे बड़े भैया ने तो ये कर दिया, या मेरे छोटे भाई ने तो ये कर दिया, तुम्हारे उन्होंने ये कर दिया, हमारा बच्चा बिना उनको जज किए वही समझने लगेगा जो हम कह रहे हैं। और जितने भी लोगों ने ये कमेंट किया ना कि आप नेगेटिविटी के लिए या वर्ल्ड के लिए रिलेट नहीं कर रहे हो या उसको तैयार नहीं कर रहे हो, आप सभी का कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा अगर अब मैं आपके बिलीफ सिस्टम को थोड़ा हर्ट कर दूँ तो, बट ये समझिए कि 8 साल तक आपके बच्चे का जो माइंड है ना वो 80% प्रोग्राम हो जाता है, और उसमें अगर आपने ये दिखा दिया कि मर्डर्स चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, रेप्स चल रहे हैं। आज एक बच्चा 14 साल का होता है, तब तक वो पता नहीं कितने रेप्स देख चुका होता है, कितने मर्डर्स देख चुका होता है, और फिर उसी बच्चे ने से कुछ गलतियां होती है कॉलेज में, स्कूल में या बाद में, तो आप कहते हो यार इनका बच्चा बेकार है। बच्चा बेकार इसलिए हो गया क्योंकि कहीं ना कहीं ये बिलीफ, अब आप में से कई लोग कहेंगे कि सर फिर तो मतलब दुनिया की रियलिटी को हम एक्सेप्ट ना करें। अरे भाई चिंता मत करो, जब बच्चा कॉलेज में स्कूल में निकलेगा तो हज़ारों लोग उसे वो रियलाइज़ करवा देंगे, वो सारी गलतियाँ, सारी चीज़ें उसके सामने आएंगी, लेकिन उस समय उसकी डिसीजन मेकिंग आपके बिलीफ सिस्टम और वैल्यू सिस्टम के हिसाब से होगी। मेरे पिताजी ने हमें सपने दिए, तो मेरा थॉट प्रोसेस ये हो गया कि यार सपने पूरे करने हैं बस। ये पापा के सपने हैं, और पापा हार्डशिप हर एक चीज़ वो शेयर करते थे कि कितना हार्ड वर्क किया, कितना चैलेंज हुआ, तो वो जब शेयर करते थे तो अंदर से कि यार पापा की ये दुख दर्द तो मिटाने, तो मेरा परवरिश वैसा हो गया। तो कॉलेज में गया, मेरे सारे दोस्त पार्टी कर रहे थे, मैंने कहा भैया पार्टी मैं नहीं करूँगा। एग्जैक्टली करेक्ट। मैं कॉल सेंटर में आया, सैटरडे संडे लोग मस्ती करते थे, लड़कियों के साथ घूमना, ये मैंने कहा भैया मुझे क्या सीखना है, मैं पब्लिक स्पीकिंग सीख गया उस समय। तो देखिए ये जो आप अभी कर रहे हो अमित जी, ये लोग कई लोग जो इनके छोटे बच्चे हैं और अगर वो घर में इस तरह की चीज़ें चला रहे हैं, आज आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ और एक छोटे बच्चे के साथ अगर पेरेंट्स हैं ना, तो वो छोटा बच्चा मोबाइल पे लगा हुआ रहेगा, वो खाना नहीं खाएगा, आप उससे 1 सेकंड के लिए मोबाइल छोड़ लो वो रोने लग जाएगा। एंड पेरेंट्स को जबरदस्ती मोबाइल पकड़ा के खाना, आप अपने बच्चे को पागल कर दोगे 8-10 साल तक, और यू डोंट नो दिस। एक बच्चा इसलिए मर गया क्योंकि उसको गेम खेलने की, पबजी खेलने की इतनी आदत पड़ गई कि उसने 24 घंटे खेला या शायद 48 घंटे खेला, उसके कारण उसकी गर्दन अकड़ गई, वो गर्दन घुमा नहीं पाया, मर गया। एक बच्चे ने पेरेंट्स को शूट कर दिया बिकॉज
अब पेरेंट्स उस पर कंट्रोल कर नहीं पाए और सब चल रहा है घर में। तो मैं कहता हूँ सात्विक एनवायरनमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अमित जी ने जो अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, दैट्स इनक्रेडिबल। दोस्तों, आप भी अपने घर में सात्विक वातावरण को ज़रूर लेके आएँ, बिकॉज ये आपकी ज़िंदगी बदलेगा। मैं सुबह उठता था ना अमित जी, घर में भजन चलते रहते थे, मम्मी भजन चला देती थी, और आज भी याद है कि स्कूल जाते समय आंख उन भजनों से चलती थी। वही बिल्कुल यही होता है, हाँ करेक्ट। और ये तो खैर हमारे घर में तो बहुत लेट आए, कोई केबल नहीं था, कुछ नहीं था। केबल मेरे घर में आया होगा जब मैं शायद 9th स्टैंडर्ड में था, तो जब से केबल आया तब से ये रूटीन रहा। 12वीं तक, कॉलेज तक पूरा याद है कि भाई सुबह उठ नहीं रहे हैं, भजन चल रहे हैं बस। और वो उठते थे तो मतलब दिन भर शांति सी रहती थी एक। और मैं भी हमेशा यही बोलता हूँ कि यार दुनिया क्या है, दुनिया हम ही तो दुनिया है, हम ही तो बना रहे हैं दुनिया। एब्सोल्युटली। इसलिए हमारे घर में आज भी वो कल्चर है कि सुबह उठते ही भजन, जैसा आपने बोला, वो पूरा भजन चलेंगे, हनुमान चालीसा चलेगी, सब चलेंगे। घर से बाहर कोई भी निकलेगा तो बड़ों के पैर छुएगा, वापस आएगा तो पैर छुएगा। भगवान के सामने वो भगवान मंदिर में हाथ जोड़े बिना कोई बाहर निकलता ही नहीं है। और अब सोचिए 2 साल की बेटी है, वो भी इसको पता चल गया है, मंदिर बाहर निकलने से पहले वो छूना है, वो बिल्कुल पैर छुएगी, मंदिर में हाथ जोड़ेगी, सब कुछ करना है उसको। और हम तो बोलते हैं मेरे पैर मत छू भाई, बेटी है हमारी। तो लेकिन वो एक वो ना वैल्यू से आ गया कि वो हमें देख रही है। तो मुझे लगता है कि आई थिंक जो और ना ये भी मुझे लगता है एक अलग तरीके की अमीरी है। एब्सोल्युटली। मतलब मैं ना मेरे नाना जी नानी जी को सबसे ज़्यादा मैं उनके क्लोज रहा हूँ। दादी जी वगैरह भी मैंने थे। दादी जी और दादाजी मेरे, मैं छोटा था तब गुजर गए थे, मतलब शायद मैंने उनको कभी देखा ही नहीं, बट नहीं देखा ही नहीं मैंने उनको कभी। दादी जी थे, वो भी मैं 2-3 साल का 4 साल का था तब गुजर गए थे। पर दादी जी थी, मतलब मेरे फादर की दादी जी थी, तो उनको और मेरे नानी जी नाना जी को मैंने हमेशा देखा भजन भाव करते हुए। और मैं उस माहौल में रहा हूँ कि जहाँ घर में भजन चल रहे हैं, दादी दादा ये कर रहे हैं, और आई एम श्योर मैक्सिमम लोगों के। अब मैं कमांडो ट्रेनिंग करके एक ट्रेनिंग लेता हूँ, सुबह 5 बजे लोगों को उठाता हूँ और सेशन लेता हूँ। मेरे मन से कई बार ऐसी टॉक निकलती है जो मैं खुद सरप्राइज हो जाता हूँ कि मेरे मुंह से निकली कैसे। मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था कभी कॉन्शियसली। लेकिन जब मैं डीपली रिफ्लेक्स करता हूँ, मतलब रिलेट करने की कोशिश करता हूँ, तो यार मेरे नाना जी ने ऐसी बात कभी कही थी। या जब मैं बहुत छोटा था तब वो उस बुक को पढ़ते थे और उसमें ऐसी बातें थी। भले वो बुक मैंने कभी नहीं पढ़ी थी उस समय, लेकिन उस बुक में वैसी बातें थी। एंड देन आई रियलाइज, अच्छा उस एनवायरनमेंट में रहने मात्र से आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को कैच कर रहा होता है। करेक्ट फैंटास्टिक। मतलब ये तो मतलब एक्चुअली बहुत ही एनलाइटिंग हो गया। अच्छा कॉन्वर्सेशन हो गया ये। बट थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू ग्रेट। तो अब मैं थोड़ा सा ना अब आते हैं, एक छोटा सा पार्ट है जो कि बहुत ज़रूरी है। किसी भी इंसान को अगर वो फाइनेंशियली ग्रो करना चाहता है जी, तो उसको पैसे को जानना भी ज़रूरी है। फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में कुछ बात करते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल एजुकेशन होना। इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। लोग कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस। कई चीज़ों में ठीक है, हाँ भाई हमें पता ही नहीं है अंतरिक्ष में कैसे जाना है, तो हम जाने की सोचते भी नहीं है, तो हम खुश हैं। ठीक है, जिस दिन हमारे पड़ोस के 4 लोग चले जाएंगे हम भी कहेंगे अंतरिक्ष में जाना है। ठीक है, तो जब तक नहीं पता। लेकिन आज सबको पता है कि पैसा चाहिए, और उसके बाद भी अगर आप उसके बारे में नॉलेज नहीं ले रहे हो तो आप, मैं कहूँगा कि इट्स ए स्टुपिडिटी, ये इडियोटिक बिहेवियर है। जो ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके बारे में नॉलेज ही ना हो, सच में उसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं हो। अब पैसा कैसे कमाना है, मुझे तो आज लगता है, आज मैं एक व्यक्ति के साथ बैठा था जिन्होंने 33 साल की उम्र में एक अपनी, मतलब 10-12 साल पहले कंपनी बनाई, 33 साल की उम्र में 100 करोड़ रुपए में उसको बेच दी। अब हमें ये पहले तो पता हो कि कंपनी बनती कैसे है और फिर उसे बेचते कैसे, ये दोनों चीज़ें पता हो। अब जिसको पता ही नहीं है वो कंपनी बना रहा है और उसी में स्ट्रगल लगा हुआ है। अरे भाई, एग्जिट भी पॉलिसी होती है कोई। बिजनेस बिल्ड करने का एकमात्र पर्पस आपका ये हो सकता है कि आप प्रॉफिट कमाओ या दुनिया को सर्व करो। भाई उस इंसान का पर्पस ही प्रॉफिट कमाना था। अगर प्रॉफिट कमाना उनका था कि भाई मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, मेरे शौक का काम तो कुछ और है, दुनिया बदलने के लिए मैं कुछ और करूंगा, लेकिन ये बिजनेस मेरा प्रॉफिट के लिए है, तो प्रॉफिट कितना, और वो डिसाइड कर लिया उसने कि 100 करोड़ जिस दिन हो जाएगा मैं बेच दूंगा। 100 करोड़ कमा के आज ऐश की ज़िंदगी जी रहा है। बोलता मैंने पूछा 1 साल से क्या कर रहे हो? बोले बेरोजगारी। बोले सुबह 9-10 बजे उठता हूँ, ड्राइवर रख रखा है, वो बच्ची को स्कूल छोड़ देता है, जब मैं सो के उठता हूँ 1-1:30 बजे 1-1:30 बजे खाना वाना खाता हूँ,
फिर टीम को एक फ़ोन कर लेता हूँ, भाई आज मेरा कोई पॉडकास्ट कोई है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं वापस अपने घर वालों के साथ लग जाता हूँ। अब उस बंदे को ये नॉलेज थी तो फ्रीडम आई। लोगों को आज टाइम फ्रीडम चाहिए, फैमिली फ्रीडम चाहिए, ट्रैवल फ्रीडम चाहिए, और ये सभी तब आएगी जब पैसों का नॉलेज होगा। आज मुझे पैसों का नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन मुझे ये ज़रूर नॉलेज है पैसा कमाना कैसे है। तो मुझे ये पता है कि सेल्स आनी चाहिए, मुझे ये पता है मार्केटिंग आनी चाहिए, मुझे ये पता है कि यूट्यूब वगैरह ये इम्पॉर्टेंट है। और आज एफर्टलेसली अमित जी, आज मुझे लगता है कि मैंने एक पॉडकास्ट किया, उस पर 1 मिलियन व्यूज़ आ गए। उस पॉडकास्ट ने मुझे 2.5 लाख रुपए दे दिया। अब एक छोटा सा मेहनत होती है। अब कई लोग कहेंगे अच्छा इसलिए अमित जी पॉडकास्ट कर रहे हैं। अरे ऐसा नहीं है भाई, कौन सा पॉडकास्ट हमें ज़्यादा देगा, कौन सा नहीं देगा, लेकिन यूट्यूब पैसा देता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। करेक्ट है। जो वीडियो जितना चलेगा, तो पैसे की अवेयरनेस, पैसा कहाँ बच सकता है, पैसे कैसे इन्वेस्ट हो सकते हैं, शेयर मार्केट क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, एटलीस्ट पता तो करें या ना करें, हम बात की बात है। बिल्कुल सही। फॉरेक्स ट्रेडिंग में बनता भी है, नहीं बनता है, कितने लोग बना सकते हैं, उसमें बनने के लिए कितना समय देना पड़ सकता है। लोग सोचते हैं मैं तो चला जाऊँ शेयर मार्केट में और रातों रात अमीर हो जाऊँगा। अरे रातों रात अमीर होने के लिए आपको 10 साल उसमें दिन रात एजुकेशन लेनी होगी। अच्छा 10 साल लेनी होगी, फिर तो मैं नहीं जाऊँगा, अब ये दिक्कत हो जाती है। तो करना है कि नहीं करना, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो मुझे ऐसा लगता है लोगों को अमीर तो बनना है, लेकिन उन्हें न तो कीमत चुकानी है, न उन्हें सीखना है। और सीखने के नाम पे वो ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे या अलग अलग वीडियोस को सर्च करते रहते हैं। मैं कहता हूँ दोस्तों, 1000 लाख वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 देखो, उसके मर्म को समझ जाओ, उसके ऊपर मेडिटेट करो, और उसके बाद आपको देखो, आप आगे बढ़ो और उसमें जो कहा हुआ है इम्प्लीमेंट करो। बस अगर ये कर लिया तो थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाएगी। और अगर एक और चीज़, इंटरेस्ट ही नहीं है नॉलेज लेने में, तो ऐसा इंसान से पार्टनरशिप कर लो जिसको पूरी नॉलेज हो। सही है। That's important. अमेजिंग, गुड। चलिए ग्रेट। तो बता गया अभी तक तो बात करते करते। अब मैं ना आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप अपनी खुद की फाइनेंस की नॉलेज को इंक्रीज करते हैं, तो आई एम श्योर जैसे आप तो बहुत सारी किताबें ही पढ़ते हैं, तो ऐसी किताबें जो आप लोगों को रिकमेंड करना चाहेंगे, जो लोगों को पढ़नी चाहिए अपनी फाइनेंस के ऊपर नॉलेज को ग्रिप को बढ़ाने के लिए, या अट्रैक्टिंग मनी, इंक्लूडिंग योर बुक, जो आपकी किताब है? मैंने एक किताब लिखी है, सेल एंड ग्रो रिच। ओके। तो सेल्स का नॉलेज मैं कहूँगा सबको होना चाहिए। जिग जिगलर की एक किताब है, जिगलर ऑन सेलिंग। ऐसे ही मूवी की बात करता हूँ मैं, तो वुल्फ ऑन वॉल स्ट्रीट, ये मूवी लोगों को देखनी चाहिए। रॉकेट सिंह मूवी लोगों को देखनी चाहिए। लोगों को हर्षद मेहता की जो सीरीज़ है, कौन सी, स्कैम 1992 समथिंग, है ना, वो सीरीज़ मैंने देखी, वो बहुत अच्छी है सीरीज़। एक मनी हाइस्ट करके सीरीज़ है, जिसमें एक, भले वो चोर हैं या वो डाका डाल रहे हैं, प्रोफेसर साहब है, उनका कैरेक्टर आपको देखना चाहिए। वो कैरेक्टर ऐसा है जहाँ कितना मेटिकुलस प्लानिंग, कितना ज़बरदस्त टीम बिल्डिंग, कितना ज़बरदस्त पीपल बिहेवियर, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये अगर लोग देखें तो देखें। जब मैंने पैसे की इंटेलिजेंस ली तो मैं कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ। जैसे डोनाल्ड ट्रंप की एक डॉक्यूमेंट्री है जो कि ट्रंप एंड अमेरिकन ड्रीम। ऐसे ही मैकडोनल्ड्स के ऊपर जो रे क्रॉक है मैकडोनल्ड्स के, उनके ऊपर एक बनी हुई है, उसका नाम है द फाउंडर। ओके, ऐसी कुछ अच्छी चीज़ें हैं। बिल गेट्स के ऊपर है इनसाइड बिल्स ब्रेन। तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी तो फिर आप बहुत आगे बढ़ोगे। और जब बुक्स की बात आती है तो साइकोलॉजी ऑफ मनी है। फिर मैंने एंथनी रॉबिन्स की ये बुक मुझे बड़ी अच्छी लगी, मनी मास्टर द गेम। हालांकि उन्होंने बहुत सारे यूएस मार्केट के एग्जांपल दिए हैं जो कि शायद इंडियन लोग समझ ना पाएँ, बट आई थिंक मनी साइकोलॉजी, उन्होंने बहुत सारे फाइनेंशियल जीनियस लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, तो वो सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा डेप्थ देती है। सो मैं कहूँगा जिसको बुक पढ़ना अच्छा लगता है वो बुक, जिसको डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगती है वो डॉक्यूमेंट्री, मूवीज से सीखिए, पॉडकास्ट से सीखिए, बट यू नीड टू कंटिन्यूसली डूइंग इट, राइट। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है। रिच डैड पुअर डैड ऑल टाइम क्लासिक है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट उनकी बुक है, जो कि बहुत अच्छा आपको अपडेट दे सकती है। अगेन हज़ारों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 3-4 भी पढ़ ली और उनको इम्प्लीमेंट किया तो बहुत आगे बढ़ सकते हो। अमेजिंग। तो आपने तो बहुत कुछ बता दिया। और क्योंकि मेरा अगला सवाल एक्चुअली वही था कि कोई मूवीज़ आप देखते हो क्या जिसमें आपको कॉन्फिडेंस और मनी के बारे में पता चलता है, तो और सारा कुछ आपने शेयर कर लिया। ग्रेट, थैंक यू। तो अभी इसके पॉडकास्ट के लास्ट पार्ट पे आते हैं। ये हमने नया पार्ट रखा है, इसमें हम आपसे रैपिड फायर क्विक क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपके जवाब जानना चाहते हैं, है ना, क्योंकि जब क्विक देंगे तो ज़्यादा सोचेंगे नहीं। ठीक है, तो ऑल टाइम फेवरेट मनी बुक कौन सी आपकी?
ऑल टाइम फेवरेट मनी बुक मेरी ये है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ओह ग्रेट। योर मॉर्निंग रूटीन? मॉर्निंग 5:30 आई गेट अप, डू ऑल द रिचुअल्स, फिर मैं 8 बजे से अपने काम पे लग जाता हूँ। ग्रेट। योर बिगेस्ट इन्फ्लुएंस? माई फादर। ग्रेट। योर फेवरेट कोट अबाउट वेल्थ? मनी डोंट ग्रो ऑन ट्रीज बट अर्निंग मनी इज वेरी इजी। ग्रेट। वन फाइनेंशियल टिप जो सबको पता होनी चाहिए? ये सोचना पड़ेगा। वन फाइनेंशियल टिप जो सबको पता होना चाहिए, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टिप तो यही है, टेक लॉट ऑफ रिस्क बट कैलकुलेटिव रिस्क। ओके ग्रेट। हॉबी जो आपको रिलैक्स करने में हेल्प करती है? रीडिंग बुक्स। ग्रेट। सक्सेस को एक वर्ड में डिफाइन कीजिए। बीइंग विद लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड लाफिंग एंड एंजॉयिंग। एक वर्ड तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, एक वर्ड मैं कह सकता हूँ, शांति। शांति। गुड। आपकी लाइफ का मोटो क्या है? To serve as many people as possible because I really want to make this world a better place to live in. ग्रेट। बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस जो आपको मिली है आज तक? When you support the world selflessly, the whole universe supports you endlessly. अमेजिंग। ये मुझे बहुत पसंद है जो आपने शेयर की, पहले भी शेयर किया आपने। ग्रेट। वर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस? Don't become trainer because you will not be able to become because you are not good in communication. तो मैं यही कहूँगा कि आप जो हैं जैसे हैं वहाँ से क्रांति लिख सकते हैं। मुझे कुछ टीचर्स ने ये भी ड्रीम्स भी दिए, लेकिन कुछ टीचर्स ने यही कहा कि नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूँ भैया, आप अगर मेरा हौसला बढ़ा नहीं सकते ना, तो मेरा हौसला तोड़ने का अधिकार तो मैंने आपको बिल्कुल नहीं दिया। अमेजिंग। ग्रेट। तो आपको रोज़ क्या इंस्पायर करता है? रोज़ मुझे मेरे पेरेंट्स ही सबसे ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, क्योंकि मैं आज भी देखता हूँ कि उनके सपने मेरे लिए सब कुछ है। मुझे पता नहीं है कि मैं अपने सपनों के लिए कभी जिया भी हूँ या नहीं, बट उनके सपने मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अमेजिंग, वेरी गुड। आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या रही है आज तक? फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट? फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट तो मेरी प्रॉपर्टीज़ ही रही हैं। ओके ग्रेट। तो आपकी फेवरेट मूवी अबाउट सक्सेस? इंडियन मूवीज़, अगर मैं मोटिवेशन के बेस पे बात करूं तो मुझे ये भाग मिल्खा भाग या मैरी कॉम जैसी मूवीज़ या आनंद कुमार सर की सुपर 30 जैसी मूवीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। बट अगर मैं मनी मेकिंग से बात करूं तो वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट एंड ट्रम्प एंड अमेरिकन ड्रीम, द फाउंडर, जिनके बारे में मैंने बात की। ग्रेट, अमेजिंग, ग्रेट। आपके फेवरेट ऑथर कौन से? मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है ओशो की, सो आई लव रीडिंग ओशो। आई लव रीडिंग एक हिंदी के ऑथर हैं जिन्होंने किताब की सीरीज़ लिखी है महासमर, नरेंद्र जी कोहली। मुझे उनकी हर बुक बहुत अच्छी लगती है। अरे ग्रेट, अमेजिंग। आई लव रीडिंग हिंदी मोर। तो उस किताब में क्या है, किस बारे में? महासमर पूरा एक सेट है महाभारत के ऊपर। अच्छा, जो भीष्म पितामह के जीवन से लेके महाभारत के अंत तक का सब कुछ उसमें है। एंड ये 9 बुक्स का एक सीरीज़ है जो करीब 4,500 पन्नों की है। जब मैंने पहली बार इसको देखा तो मैंने कहा मैं पढ़ता हूँ। इस बुक ने मुझे कॉल किया और मुझे इतना इंटरेस्ट आया कि मैं छोड़ नहीं पाया। 3.5 महीने लगे मुझे इनको पढ़ने में, बट आई फिनिश्ड इट। एंड मुझे आज भी उनसे बहुत अच्छे टॉक्स के रेफरेंस मिलते हैं। तो नरेंद्र कोहली जी वन ऑफ द बेस्ट ऑथर्स जिनको मैंने पढ़ा है। अमेजिंग। हिंदी राइटर हैं? हिंदी राइटर और भी अच्छा है। तो हमारी ऑडियंस सारी हिंदी है तो उनको पसंद आएगा। हाँ। ग्रेट। तो आपका बेस्ट प्रोडक्टिविटी हैक क्या है? एक चीज़ अनाउंस कर दो पूरी दुनिया को, एक टारगेट ले लो। अच्छा। या फिर कहीं पे ऑलरेडी पैसा डाल दो, उसके बाद आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी आत्मा आपसे करवा लेगी। ग्रेट। वाइट, ये मैं भी बहुत बिलीव करता हूँ। ग्रेट। एक चीज़ जो आपकी बकेट लिस्ट में जो आपको करना बाकी है? एवरेस्ट पे जाना। अरे वाह, ग्रेट। हाँ, मैंने माउंटेनियरिंग के कोर्सेज किए हैं और जा इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि एवरेस्ट का नाम लेते घर वाले ऐसे डर जाते हैं भयंकर। और सच बोलूँ तो मैं भी बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा काम कर रहा हूँ, कई लोगों की ज़िंदगी बदल रही है मेरे काम से। तो वहाँ पे जाने में थोड़ा 1% जो फियर है वो डेथ तक का फियर हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इज़ इट द राइट टाइम और नॉट, तो इसीलिए वो एक बहुत बड़ी डिज़ायर है। अमेजिंग। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट रीडर बुक्स क्लब? It's awesome. I've heard many books. In fact, मैं आपको बताऊंगा, शुरू में मैं बहुत सारी टॉक्स देता था। कभी कभी शॉर्ट ऑफ आइडियाज़ हो जाते थे, तो आपका कोई ना कोई वीडियो देख के एक बुक चुन लेते थे उसमें से, उसके ऊपर पूरी समरी देखते हुए, मान लो गाड़ी में जा रहे हैं, बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते थे, उसके ऊपर बात कर देते थे। अमेजिंग। सो फाइनल एडवाइस टू आवर ऑडियंस ऑन मेकिंग मनी? ऑन मेकिंग मनी,
पहले तो मैं ये एडवाइस दूंगा कि इस पॉडकास्ट को फैलाओ, और ये पॉडकास्ट और ऐसे कई सारे पॉडकास्ट अमित जी ला रहे हैं, उनको आप देखो। नंबर 2, मनी की जो एडवाइस उन्होंने पूछी, मेरी एडवाइस मनी के ऊपर यही है कि भाई सबसे सफल लोग हैं जो मनी के ऊपर बात करते हैं, उनके सर्कल में चले जाओ। और बुक्स ना भी पढ़ो तो चल जाएगा, बट उस सर्कल में होना आपके लिए इतना ज़्यादा अनिवार्य है। और उस सर्कल में जाने के लिए छोटा मत सोचना कि उस सर्कल में अरे बैठेंगे 5 स्टार होटल में डिनर होगा 2000 लग जाएंगे एक साथ, अरे उनका कोई मेंबरशिप फीस होगा 50,000। छोटा सोचोगे तो छोटा ही पाओगे। मेंटोर बना लो और फिर देखो कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया अमित आज जी, वापस से एज यूजुअल। आई मीन रियली आपके सवाल इतने प्यारे होते हैं कि बात करने का मन करता है, क्योंकि कई जगह लोगों के सवाल बिल्कुल बेसिक होते हैं कि आपकी जर्नी के बारे में बताओ, तो फिर मैं भी बोर हो जाता हूँ कि मेरी जर्नी, आई थिंक आपका ही पॉडकास्ट 2 ऐसे हैं जिसमें मेरी पर्सनल जर्नी के बारे में किसी ने पूछा नहीं। क्योंकि अदरवाइज फिर वही होता है कि बचपन में ऐसा था, फिर यहाँ आए, फिर आपने कैसे शुरू किया, वो सब चीजें होती है, तो वो बड़ी बोरिंग सी हो जाती है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ग्रेट सर। तो मुझे वापस से आई थिंक हम 2 पॉडकास्ट हमारे चैनल के लिए रिकॉर्ड कर चुके हैं। आई थिंक आपके वाले के साथ मेरे वाले के लिए भी हम तो हमारे काफी ऐसे 3-4 डिस्कशन हो गए हैं, और मुझे हमेशा कुछ ऐसा लगता है कि मैं कुछ नया सीख रहा हूँ आज आपसे, और कुछ नया सीख कर जा रहा हूँ सर। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सो ग्रेट गाइस। सो मैं सर के लिंक आपको शेयर कर दूंगा। सर का बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है। आई एम श्योर आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, उस प्रोग्राम के बारे में फॉलो करते होंगे, बट अगर बाई चांस अगर आप उसमें से हैं जो उनको फॉलो नहीं कर रहा है सोशल मीडिया पर, तो आप शायद कुछ तो डेफिनेटली मिस कर रहे हो। आप उनको जरूर फॉलो कर लेना। इनका मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच जो इस किताब पर जो हमने डिस्कस किया, उसके ऊपर पूरा का पूरा 28 डेज का प्रोग्राम है। आप उसको जरूर फॉलो कर लेना, और इनको सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं हम ऐसे ही किसी बेहतरीन ऑथर को अपने पॉडकास्ट पर लेकर आए, तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो जल्दी मिलते हैं एक और बहुत बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।